मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला कर लिया करता हूँ। आप उस कबूतर को महाराज को उपहार देने के लिए ले जाएं। जब धर्मू अपनी पत्नी की मांग के साथ राजमहल की ओर चली गई। सज्जनपुर नाम के एक राज्य में धर्मू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। धर्मू बहुत ही बुद्धिमान थी और अपनी गरीबी में भी वह सुख और संतोष से अपने जीवन की वकालत कर रही थी। उसकी पत्नी ने एक दिन से कहा, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न सूजी, न घी और न ही गुड़। आप यह सब सामान किसी भी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार विक्रेता यहाँ से सब सामान लेकर आता है। मैं बोल रहा हूँ कि इतना कहकर धर्मू घर से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर सोच रहे थे, हे भगवान, अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए कहा तो दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, अपने पड़ोसी से मिले। श्यामलाल के पास है, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब धर्मू अपने पड़ोसी के घर पहुंची तो श्यामलाल ने कहा, अरे धर्मू, तू क्या हाल चाल है भाई? तेरी और भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ सामानों की जरूरत है, तो आप कुछ पैसे दे देता तो मैं बाजार से सामान ले आता। साथ ही श्यामलाल मन ही मन में लगा, यह गरीब कहाँ से पैसे चुकाए, अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद है तो छोड़ देना ही सामान है। ये सब इशारा वह बोला। तुम बड़े ही बिस्तर में आए हो धर्मू, मैं भी पहचानता हूँ। गरीब हूँ, मेरा हाथ बहुत ही तंग है, चल रहा है। अब अपने मुद्दे के बारे में धार में क्या बतलाऊं? आज स्टार भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मार्केट से उसके लिए कुछ ला तीखा। तब तो मुझे घबराहट ही तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं इतना में रह गया हूँ। श्यामलाल की पत्नी ने आवाज दी है, आज जी सुनिए, खिचड़ी बनकर तैयार हो जाओ, जल्दी से आ जाओ। रसोई घर से आई। पत्नी की आवाज एक बार सुनी तो श्यामलाल हड़बड़ा, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा धर्मू, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना लिया है। शायद पेट की खरीदारी भी पूरी तरह से ना पड़े, मगर पेट भरने के लिए संतोष करना छोड़ दिया। मजबूरी है। इसके बाद धर्मू ने अपना घर छोड़ दिया। श्यामलाल मुझसे कुछ देना चाहता नहीं था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। घर से बाहर अच्छा स्वाद आ रहा था। उसकी पत्नी ने खिचड़ी बनाया था। वह अपने विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या करूं? जाति मेरे पास जाती है और मुझे पत्नी की इच्छा के बारे में पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है। मैं धर्मू की नजरें एक नहीं बना सकता। बड़ा सुंदर घर पर रखा हुआ सामान बहुत ही अच्छा है, सजावट हो। राहगीर को रोककर धर्मू ने पूछा, क्यों भाई, किसका मकान है? आज इतनी सजावट यहाँ क्यों है? यह तालाब इसके बाहर नहीं, यह नगर के सेठ गोपाल प्रसाद जी की हवेली है, जहाँ के 15 साल बाद सेठ जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। ऐसे देवता में अब वह खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के पुत्र का जन्म 5 दिन बीत चुका है। कल छठी की पूजा की जाएगी और संस्कार होगा, मगर सजावट, यह और परिवार शायद कई महीनों तक। सॉसेज इतना बोलकर वह राहगीर वहां से चला गया। व्यूअर, कल यहाँ फेस्ट होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। माधो कुछ तर्कपूर्ण विचार लगा। कुछ देर बाद उसके मन में एक उपाय आया और वह वहां से अलग बाजार में चला गया और एक सूजी के व्यापारियों के पास धर्मू बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास दुकान में सूजी की कितनी बोरियां है? अरे आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ गोपाल प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना? लड़का हुआ सेठ जी को हमें अच्छा लगा, सबको हमारी तरफ से बधाई देना। और हाँ, कितनी बोरी सूजी चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही कहा था कि दुकानदार बलराम के यहाँ पर पता कर आ जाओ कि दुकान में कितनी बोरियां है और थोड़ा सा सूजी सैंपल के तौर पर ले आना। देखो भाई, दुकान में रखने का तो अपना स्टॉक नहीं है, एक साथ लेते हैं और एक साथ बेचते हैं, फिर भी आप समझते हैं। लो भाई, कम से कम 10 से 20 बोरियां जरूर चाहिए और इतने में तो सेठ जी का काम ही चलेगा। और जहां तक सैंपल के तौर पर मैं आपको, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ। शांति ने एक बिंदु पर बात की और वहां से इसके बाद धर्मू वहां से एक घी के व्यापार के पास पहुंचे। राम राम सेठ बलराम जी। अरे राम राम भैया, राम राम। आपके पास घी के 40 पैकेट होंगे? तू ये बताए कि तू कहाँ से आया है, किसने भेजा है? सेठ जी, मैं राज्य के मालिक सेठ गोपाल प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। यहाँ के सेठ गोपाल प्रसाद जी के यहाँ कल पुत्रों का जन्म हुआ है और उन्होंने घी के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा घी का नमूना लेकर आओ। अरे तो कल जो घी दिया था वो उत्पाद का था, उसे अपने पास रखना, सेठ से लेना है तो ले, नहीं तो न नमूना।
हम नहीं दिखा रहे हैं। विस्मयकारी धर्मू आश्चर्यचकित रह गई और वहां से खिसक गई। नगर में घी के कई और व्यवसाय भी थे। धर्मू एक और घी के व्यवसाय के पास पहुंच गए और वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनी सेठ को। सेठ गोपाल प्रसाद ने हमें याद किया तो हमारा धन्य भाग है। तुम चिंता फिर न करो। आदर्श के तौर पर मैं अभी भी घी दे देता हूँ। और सेठ ने एक चुटकी में धर्मू को आदर्श के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। धर्मू बड़ा ही खुशियां वहां से घी लेकर उसके बाद बनी धर्मू एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी ये कहा। उस सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक पाव गुड़ धर्मू को दिया। कहा था, लो भाई जल्दी पकड़ लो, ये चौका गुड़ है और जल्दी लाकर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। धर्मू गुड़ वहां से लेकर अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो गया है। गुड़ वहां से लेकर अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो गया है। उसने शाम को पैसे दिए, अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए हैं। तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रहेगी, मैं फटाफट हलवा बना दूंगा। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाने की तैयारी कर दी। संयोग की बात यह है कि उसी रात राज्य के राजा दामोदर दास भेस के लिए भूखे घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर धर्मू अपनी पत्नी से कह रही थी, सुनो भाग्यवान, तू हलवा तैयार तो कर दिया मगर हम अभी भी नहीं खाएंगे। वह अपना पड़ोसी है ना श्यामलाल। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है मगर वह इस बारे में हमसे बात नहीं की है तो हमें बताना नहीं चाहते थे। फिर भी हलवे में से कुछ हिस्सा उन्हें और उनकी पत्नी को दे आता हूँ। फिर से हम एक साथ जो हलवा हमारे हिस्से जो बचेगा उसे फिर से हम दोनों खाएंगे। जितना भी बचेगा वो भगवान की कृपा है। दोनों ने अंधेरे में ही बाकी हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा दामोदर दास भी घर के अंदर प्रवेश हो गया और अंधेरे का फायदा उनके साथ दिए गए हलवा खाने लगा। पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनका साथ लेकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया था। इस पर धर्मू और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्मू ने उसकी पत्नी ने कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया? उसकी पत्नी ने तुरंत जला दिया। उसी समय धर्मू ने देखा कि वहां मौजूद तीसरा व्यक्ति भी था। उसे देखकर हैरान रह गया। धर्मू ने पूछा, तुम कौन हो? भाई मैं मेहमान हूँ। हलवा बहुत अच्छा बनाया, ये मेरी तरफ से उपहार कर रख लो। भाई ने अभी भी खुद ही कहा है कि तुम हमारे मेहमानों और साथियों को कुछ पसंद के लिए कोई कीमत नहीं लेना, बस दुख शामिल था। इतना बड़ा राजा दामोदर दास वहां से महल चले गए। उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल आएगा, उनका नाम धर्मू है, जो उन्हें बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने पेश करना। अगले दिन सुबह के समय धर्मू की पत्नी ने अपने पति से कहा, आज तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो। हमारे पास कुछ भी नहीं, हाथ बिल्कुल खाली है। जहाँ आप राजमहल जा रहे हैं तो देखो क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है तो मैंने कहा, एक ही कबूतर पकड़ा गया था उसे बनाने के लिए। मैंने उसके दिए गए सुझावों का पालन किया तो आप बाहर घूमने चले गए और मैं दिन भर घर में घूमने आया हूँ। मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला कर लिया करता हूँ। आप उस कबूतर को महाराज को उपहार देने के लिए ले जाएं। जब धर्मू अपनी पत्नी की मांग के साथ राजमहल की ओर चली गई, ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा के पास कहा, महाराज की जय हो महाराज, एक दूत आना चाहता है। वह दूत तुरंत मेरे सामने पेश हो जाए। महाराज की जय हो। मैं धर्मगढ़ में के राजा के राजदूत, हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। वह इसके चारों ओर गोल गोला के गोले दिए गए हैं। इसके बाद राजा से बोला, महाराज यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप यहाँ क्या उत्तर देना चाहते हैं? इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया? हमारे राज्य से 20 गुना शक्तिशाली और विशाल है। समझे कि इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने पैगाम से कहा था कि चंद्रशेखर बताएं कि इस पैगाम का क्या अर्थ है। लेकिन बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सकते। पूरे राज्य दरबार में विवरण और भय का राक्षस जन्मे हुए ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज मुझे क्षमा करें। धर्मगढ़ के राजा का ये संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारों का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज दरबार में धर्मू का आगमन हुआ। महाराज ने महाराज को प्रणाम किया और उन्हें देखते हुए ही धर्मू समझ गए। अरे ये तो वही व्यक्ति है।
जो रात को भेस मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, हम दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए स्वागत का कोई प्रबंध नहीं कर पाए। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचाना लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना था। महाराज, जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दो। वैसे ही वह मित्र बुलाते हैं, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। गए। राजा और धर्मू की बात किसी मंत्री और दरबारी को नहीं समझ में आई। धर्मू राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ आया कि महाराज किसी संकट में हैं। वैसे ही वह महाराज बुलाते हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप परेशान हैं तो इसका कारण मुझे बता सकते हैं। राजा ने कुछ देर बाद फिर से बताई परेशानी। धर्मू ने कहा तो आपको बहादुरी के राजा के इस पेश ने कर दिया है, तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। दोस्त, अगर तुम ऐसा हो कर पाए तो हम लोग एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। धर्मू ने अपने साथियों में से कबूतरों को बाहर और उस झील के बीच में छोड़ दिया। एक पल के लिए रुका और फिर उसने आगे सारे चर्चों के दानों को साफ कर दिया। यह देखने के बाद धर्मगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपना पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने धर्मू से पूछा, एक बात मित्र, तुम्हें यह कबूतर किस बारे में पता चला था? महाराज, मैं तुम्हें बताता हूँ, हार के लिए उपहार लाया गया था। मुझे खुशी है, यह आपकी परेशानी है हल करने का एक माध्यम बन गया। असल में बात यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आया था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाऊं। ठीक नहीं, कुछ ना कुछ भेंट उन्हें जरूर चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से धर्मू का उपहार स्वीकार किया और फिर सुनाने लगी। एक बात और बताए मित्र, धर्मगढ़ के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और जो उत्तर दिया उसने क्या किया था? हाँ, वह तो बहुत ही मामूली सी बात है। महाराज, धर्मगढ़ के राजा ने आपके राज्य को गोल बुलबुला बनाने के लिए अपनी सेना को चारों ओर से बंदी बनाने का संदेश भेजा था और मैंने कबूतरों को गोल गोल में छोड़ दिया था, जिन्होंने सारे कांच के दानों को साफ कर दिया था और उन्हें यह संदेश दिया गया कि हमारी सेना इतनी लोकप्रिय है कि वो उनकी है, सेना को दानों की तरह साक्षात कर देगा। जादूगर माधवी की बात और आश्चर्यचकित राजा बड़े ही सवाल करते हुए बोले, शाबाश मित्र, करीब दिया उत्तर, हमें बहुत पसंद आया। हमसे ही आज से ही अपने सलाहकार नियुक्त हुए हैं। मंत्री जी, धर्मू के लिए एक बड़ा ही सवाल सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद माधव राजा के विशेष सलाहकार ने आकर अपना जीवन बिताया।